प्रत्येक ज़िले में एक सदस्य बार काउंसिल का होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या बैठने की है। और ये सौभाग्य का विषय है कि अपने इसी ज़िले के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि कम फीस होगी तो आसानी से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है कि जब भी कोई दावा दाखिल होता है सिविल में तो न्यायालय को स्थगन देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक परिवार प्रबोधन का पूरे देश में एक संगठन का निर्माण किया है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, संपूर्ण जीवन का आधार गृहस्थ जीवन होता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की जो कहानी होती है वो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। इस देश में रहने वाला चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चा हो, सबका अपना एक उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी अपना एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य के निहितार्थ व्यक्ति अपने जीवन में सारा कार्य करता है। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा बैठा है जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आपका नाम राजीव भूषण यादव है। तो विधि व्यवसाय में किस तरह से अपनी जो यात्रा है किस तरह से आप संचालित कर रहे हैं और अपने जीवन को किस तरह से सुव्यवस्थित करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर हम आज जानेंगे। तो राजीव भूषण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं, उनका नाम, और आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले तो आपका हृदय से अभिनंदन कि आपने हमको अवसर दिया। बिल्कुल। और जो मन में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो अदृश्य रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मीडिया का काम होता है उन विषयों को जनता के सामने ले आकर रखना बिल्कुल, और सही चीज़ों को रखना। बिल्कुल। जहाँ तक माता पिता का संबंध है, बाबूजी हमारे मूलतः यहीं के गोरखपुर के ही रहने वाले रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस और एंशियंट हिस्ट्री में उन्होंने एमए किया। नाम क्या था उनका? श्री राम केवल यादव। अच्छा अच्छा। और बाद में वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर विद्यार्थी परिषद में दायित्व विभाग संगठन मंत्री के रूप में उनका रहा। अच्छा। फिर संघ के प्रचारक हो गए। फिर प्रचारक से वापस जब वापसी हुई तो जनसंघ के संगठन मंत्री रहे। अच्छा। फिर संघ का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है तो उस समय 79 में भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई तो उनको एक प्रचारक के रूप में उनको भेजा गया काम करने के लिए। अच्छा। और 28 फरवरी 2013 को जब उनका देहांत हुआ, अचानक देहांत हुआ, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय किसान संघ के। अच्छा 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 अच्छा। और जो उनकी यात्रा 2013 से थोड़ी रुक गई थी तो मैंने उसको संघ के माध्यम से या आगे बढ़ा रहा है। हाँ। आपकी माताजी का क्या नाम? माताजी का नाम कौशल्या देवी हैं और वो शुद्ध रूप से गृहिणी हैं। गृहिणी हैं। और मेरा ननिहाल भी बगल में दाऊदपुर में ही है। हम लोग करीब 12-13 पीढ़ियों से इसी गोरखपुर महानगर या कह सकते हैं गोरखपुर गांव शहर के निवासी हैं। हाँ, यहीं के निवासी हैं। प्रारंभिक शिक्षा जैसे 5 तक हमने कॉन्वेंट ईसाई विद्यालय था, सिडनी मेमोरियल कॉन्वेंट। अच्छा। वहाँ 5 तक मैंने पढ़ाई किया। फिर एमपी कॉलेज में इंटर तक मैंने किया। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर एलएलबी, फिर बीजे, ये मैंने वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। बीजे भी आपने किया? हाँ, बीजे भी। अच्छा, तो वकालत में कब से आप आए? वकालत में अगस्त 2013। अच्छा अच्छा। अगस्त 2013 का मेरा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उसी समय से आप आ गए? जी। तो आपके सीनियर कौन हैं? श्री महेंद्र नाथ शुक्ला हैं। अच्छा। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिविल मामलों के। वकालत करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पिताजी से मिली थी या आपके भाई बंधु मित्रों से मिली या कहाँ से मिली? क्या है कहानी? उसके पीछे एक घटना है कि जब
एमए कंप्लीट हुआ हमारा, अच्छा। तो मैंने नेट क्वालिफाई किया और यूनिवर्सिटी में रेट भी मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा। और उसी समय एलएलबी में भी मैं क्वालिफाई कर लिया। तो बाबूजी की बड़ी इच्छा थी कि ला करना चाहिए आप हमको, अच्छा। ला करना चाहिए। तो बड़ा मैं नाराज़ था, मैंने कहा नहीं जो है इधर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रिसर्च करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको ला ही करना है। तो फिर मैंने उनकी इच्छा को मानते हुए मैंने फिर ला किया, और ला करने के बाद चूँकि अचानक डेथ हो गई 2013 में, तो मैं सीधे कैंपस में। आप की शादी कब हुई? शादी हमारी 2017 में हुई। अच्छा। और हमारी ससुराल भी संजोग से दाऊदपुर में ही है। अच्छा, ननिहाल भी दाऊदपुर में, ससुराल भी दाऊदपुर में ही। क्या नाम है, ससुराल भी है। तो आपकी पत्नी कहीं सेवा में है या गृहिणी है? नहीं, पत्नी मेरी गृहिणी है, लेकिन वो एलएलएम की हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलएम किया है। बच्चे हमारे एक बालक हैं। अच्छा, छोटा बच्चा। हाँ, 4 वर्ष के हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। कम से कम जो है आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आपके पिताजी राजनीतिक संगठन से, विशेष तौर से जो आरएसएस आपका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव था, और उस प्रक्रिया को जैसे आपने बताया कि आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व तो आपको भी मतलब रहा है। अच्छा। मैं संघ का जो है 33 वर्ष जो है प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। और 1998 में जब महानगर 7-8 नगर हुआ करते थे, तो मैं एक नगर का, ये विश्वविद्यालय नगर हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो उसका मैं सायम कारवा था। फिर बाद में मैं सहनगर कारवा बना, फिर जो है नगर कारवा के रूप में काम किया। फिर उसके बाद से जो है सेवा भारती की विंग बन रही थी, युवा भारती, तो मुझे महामंत्री के दायित्व में लाया गया वहाँ पे। फिर वहाँ मैं काम किया तो लोगों को अच्छा लगा जो है। तो अधिवक्ता परिषद, जो आरएसएस की संस्था अधिवक्ता परिषद, जो अधिवक्ताओं के बीच में काम करती है, तो यहाँ गोरखपुर ज़िले में लोगों को लगा कि मुझको यहाँ काम करना चाहिए। मुझे यहाँ मंत्री के रूप में लाया गया। मैं मंत्री के रूप में काम किया। इस समय मैं ज़िले का उपाध्यक्ष हूँ अधिवक्ता परिषद में। अधिवक्ता परिषद, हाँ, जिला उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर के? जी। अच्छा अच्छा। तो अधिवक्ता परिषद जो है का मूल जो उद्देश्य है भाई, अधिवक्ताओं की एक तरह से, चूँकि इस समय शासन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है, तो आप अगर अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं, तो अधिवक्ता परिषद तो इस समय सीधे सत्ता से जुड़ा हुआ संगठन है जी। तो अधिवक्ताओं के हितों के लिए आप लोग जनपद स्तर पर, जैसे हम अक्सर सवाल लोगों से करते रहते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट बना 1960 में, 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश में लगभग जिलों की संख्या कम रही होगी, अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम रही होगी, तो 25 सदस्य बनाए गए थे राज्य विधिक परिषद में। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास हो गई है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। जैसे अधिवक्ता परिषद का जो मुख्य विषय है कि प्रत्येक जिलों के अंदर पठन पाठन होना चाहिए, और एक अधिवक्ता कैंपस के अंदर क्लाइंट के साथ और कोर्ट के अंदर उसका जो है प्रस्तुति कैसा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग न्याय केंद्र भी चलाते हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल या अन्य विषयों के कोई महत्वपूर्ण बिंदु रखा जाता है, जिसमें अधिवक्ता आपस में चर्चा करते हैं। अच्छा। ये न्याय केंद्र जो है प्रत्येक ज़िले में हमारा चलता है। दूसरा जो है, हम लोगों ने निःशुल्क जो है विधिक राय देने का कार्य भी करते हैं, और उसके लिए जो एक पूरी टीम ज़िले में एक 5 सदस्यीय टीम जो है बनाई गई है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, या जिन्हों क्या नाम है अपनी लड़ाई जो है लड़ने के लिए वो असक्षम अपने को महसूस करते हैं तो ऐसे वो टीम उन लोगों के लिए जो है निःशुल्क रूप से विधिक राय देना और पूरा प्रयास करना कि उनका जो है फाइलिंग जो है सही ढंग से हो जाए। अच्छा। और उनका कम से कम जो है खर्च आवे। और हम लोगों ने
अभी यूनिवर्सिटी में जो अपने ला के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी अपने संगठन से जोड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। रहा ये विषय कि बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का, तो बार एसोसिएशन का जो मत होता है वही हमारा मत होता है, हमारा मत उससे अलग नहीं होता है। और प्रदेश में भी हमारा मत उनका मत एक ही होता है। लेकिन जो है सवाल जो हमने उठाया नहीं, उसी पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो संख्या है वर्तमान में 25 संख्या और 75 ज़िले हैं, तो निश्चित रूप से संख्या बार काउंसिल की बढ़नी चाहिए। क्यों कि प्रत्येक ज़िले में एक सदस्य बार काउंसिल का होना चाहिए कि वो अपने ज़िले का नेतृत्व कर सके, अपने ज़िले की समस्याओं को उस बार काउंसिल में उठा सके। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे अपना गोरखपुर ज़िला ही हो, अधिवक्ताओं के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे बैठने की समस्या। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या बैठने की है। दूसरी समस्या है संख्या हमारी जब ज़्यादा है तो हमारे बाथरूम्स कम हैं, बाथरूम की संख्या बढ़नी चाहिए। और जिस तरह से सेंट्रल की योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, बीमा योजना है, तो हम लोगों का कहना है, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया है कि प्रत्येक अधिवक्ताओं को इस योजना को जोड़ना चाहिए। और ये सौभाग्य का विषय है कि अपने इसी ज़िले के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सा विषय उन्होंने कहा है, और हम लोग जो है जो हम लोगों की बैठकें होती हैं उसमें चर्चाएं हो रही हैं कि जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, ये सभी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बिल्कुल जाएं। अवसर है और इसके लिए हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ अधिवक्ताओं के हित के लिए जो है जो भी कार्य होगा स्वयं अधिवक्ता इसी तरह की एक समस्या और है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं, जब वो पंजीकरण कराने आते हैं तो एक भारी भरकम फीस से उनका सामना होता है। तो इस पर भी जो है हमारा अपना खुद का मानना है कि उनकी जो फीस है या तो फ्री हो या तो नॉमिनल हो। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे आपकी अच्छा प्रश्न है आपका। और जो युवा अधिवक्ता जो पढ़ाई करके निकलते हैं यूनिवर्सिटियों से, तो बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन पे विचार करना चाहिए, क्योंकि कम फीस होगी तो आसानी से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मान लीजिए बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उनकी लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप अधिवक्ता बनाने की दिशा में ध्यान नहीं देते हैं। पहले जब कोई व्यक्ति अधिवक्ता बनेगा, कोई लड़का, तब ना आप उसको सभी सुविधा देंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पंजीकरण राशि जुटाने के चक्कर में कचहरी में नहीं आते हैं, या आते हैं तो सिर्फ ये चिंता लगी रहती है कि कैसे हम 20,000 जुट जाए, 25,000 जुट जाए तो हम चलें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये एक मानसिक दबाव उनके ऊपर होता है, और ये दबाव उनके ऊपर से हट जाए, ये आपका दायित्व है। चूँकि आप अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं, तो अधिवक्ता परिषद जो है अगर प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से निजात मिलेगा। एक अच्छे अधिवक्ता के लिए पहले तो उसकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए अच्छे कॉलेज होने चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ से वो जब निकलता है और सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार को बहुत पहले ही करनी चाहिए थी, क्योंकि जब अच्छे अधिवक्ता होंगे तभी वो आसानी से न्याय दिला सकते। बिल्कुल, इसके लिए मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र देने वाला हूँ कि अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे अच्छे अधिवक्ता, बिल्कुल अच्छे अधिवक्ता हों। जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोला है कि वो अच्छे जो है वहाँ से सीख के जाएं, और जिससे जो है क्या नाम है जहाँ भी रहे उनका परफॉर्मेंस ठीक हो। बिल्कुल, तो जब अच्छी ट्रेनिंग होगी और अपने बार के अंदर आधुनिक लाइब्रेरी होगी जिससे उनकी ज़रूरतें पूरा हो, कोई समस्या है तो लाइब्रेरी में जाके वो देखें, अध्ययन करें, तो जब अपडेट रहेगा हमारा अधिवक्ता तभी हम किसी को आसानी से न्याय दिला सकेंगे।
अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है अब आपके विधि व्यवसाय पर आते हैं। तो जैसे आप सिविल के अधिवक्ता हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं महेंद्र नाथ शुक्ल जी सिविल के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, उनके सानिध्य में आप सिविल का कार्य करते हैं। सिविल कितना उपयोगी है एक अधिवक्ता के लिए? क्योंकि जो नए लड़के आते हैं सिविल में नहीं आना चाहते हैं और आपने सिविल को ही चुना, तो कितना मुफीद है या कितना श्रेयस्कर है सिविल जो है अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने में, क्या कहेंगे? उसका ये भी आपका अच्छा ही प्रश्न है और इसका छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ कि जब आपको बहुत ऊंचाई पे आपको जाना है तो आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी। साधना करनी पड़ेगी और सिविल में आपको अच्छा अधिवक्ता बनना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आप अच्छे अधिवक्ता नहीं बन सकते। अब आप अच्छे अधिवक्ता एक बेहतर सीनियर कितना ज़रूरी होता है विधि व्यवसाय में? ऐसा है कि हर क्षेत्रों में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो विधिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो। अगर आपका अच्छा गुरु नहीं है तो मुझे लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे आप नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, 2013 में रजिस्ट्रेशन के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू किया और जब सिविल का जो है जब विषय आया तो शुरुआत में तो समझ में नहीं आता था, फिर कैंपस के बाद घर पे आके अध्ययन करना, फिर जो है वहाँ जो मैंने सीखा उसको क्या नाम पुनः उसको फिर से अध्ययन करना, तो धीरे धीरे मैं बढ़ते गया। और आज का जो समय है कि एडीजे कोर्ट हो, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, चाहे सीनियर डिवीज़न हो, अगर सर नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं उस फाइल को फेस कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 8.5 साल की मेरी जो साधना है ये यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और किसी भी अधिवक्ता को अगर सिविल में अच्छा बनना है तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा, रेगुलर साधना करनी पड़ेगी और एक अच्छे गुरुदेव के सानिध्य में रहना पड़ेगा, तब आप अच्छे अधिवक्ता सिविल में बन पाएंगे। मतलब सिविल का जब कोई दावा तैयार करते हैं तो उसमें किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि चूँकि बहुत लंबा चलता है सिविल की प्रक्रिया जो है वो निश्चित रूप से वो लंबी है, तो दावे में किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे भविष्य में हमें विचारण के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए, क्या कहेंगे आप? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कोई भी सिविल में जब हम दावा तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी खतौनी और खसरा, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और दावा जब हम तैयार करते हैं तो तैयार करने में जो मुख्य बिंदु देखे जाते हैं, पहला तो खसरा हो गया, खतौनी हो गया, उसका परिक्षेत्र क्या है, जो हम दावा दाखिल कर रहे हैं वो परिक्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जुरिस्डिक्शन। हाँ, और उसकी कोर्ट फीस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी कोर्ट फीस हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। बिल्कुल। और जब हम दावा दाखिल कर देते हैं तो जो हमारे विपक्षी भाई अधिवक्ता होते हैं वो सबसे पहला प्रश्न कोर्ट फीस पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खसरे पे उनका प्रश्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। परिक्षेत्र पे उनका जो है प्रश्न होता है। तो जब आपका ये कंप्लीट होता है और दावा दाखिल हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो विपक्षी अपने अधिवक्ता भाई होता है तो आपसे कोई ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता और ना ही जो है क्या नाम है वो जो आपका दावा है किसी भी एंगल में वो कहीं भी कमी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण उसकी रफ्तार मुकदमे की तेज गति की हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो लेट होने का कारण है कि ये जो भी कानून हैं बिल्कुल बिल्कुल सब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं।
ये आधुनिक काल के नहीं हैं और इसमें बहुत से संशोधन होने चाहिए नए तरीके से, जिससे कोई भी पीड़ित पक्ष अगर वो दावा दाखिल करता है तो उसको कम समय में उसको राहत मिल जाए। जैसे जब हम हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार हुआ उसने दवा लिख दिया, अब वही दवा 5 साल तक 8 साल तक हम खाते रहें और बुखार मेरा ना उतरे, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम नहीं ठीक है या वो दवा ख़राब है। तो सिविल संशोधन की जरूरत है। हाँ, सिविल के लेकिन संशोधन भी, जैसे मान लीजिए कि स्थगन को लेकर के संशोधन हुआ तो स्थगन की एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि अब एडजर्नमेंट जो है 2 बार या 3 बार कुछ इस तरह की सीमा निर्धारित कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी आज के डेट में स्थगन पर स्थगन देते हैं लोग, एडजर्नमेंट एप्लीकेशन प्रस्तुत किए जाते हैं, न्यायालय उसको अलाउ भी करता है। तो इसको जो है कैसे सुधारा जा सकता है? ऐसा है कि उसके लिए जो न्यायालय हैं धीरे धीरे बहुत कठोर रुख इसके लिए अपना लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वादी का अधिवक्ता है उसने भी, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, जब इस तरह के विषय आ रहे हैं तो प्रत्येक अधिवक्ता जो है, चूँकि इसके कारण जो है मुकदमे में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, इसका काफ़ी विरोध, चाहे वादी पक्ष का अधिवक्ता हो चाहे प्रतिवादी पक्ष का अधिवक्ता हो चाहे कोर्टे, इस पे जो है कड़ा रुख जो है लोगों अपना रहे हैं। अच्छा, सिविल नेचर का जो मामला है, अक्सर ये माना जाता है जैसे फौजदारी में जमानत पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वैसे ही जो है दीवानी मामलों में स्थगन आदेश का मामला होता है कि हमको बड़ा दम्भ होता है ना, एक जब परिवादी या एक पीड़ित जब न्यायालय में जाता है तो बड़ा उसे भरोसा होता है न्यायालय पर कि चलिए हम आपको न्यायालय में निपटेंगे, न्यायालय से मैं स्टे लूँगा। क्या स्थिति है स्थगन आदेश की इस समय वर्तमान में? ऐसा है कि इस समय न्यायालयों में बहुत कम, या कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी अगर न्यायालय को लगता है तो वो स्थगन के लिए आदेशित करता है। लेकिन इसमें भी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि जब भी कोई दावा दाखिल होता है सिविल में तो न्यायालय को स्थगन देना चाहिए। उससे क्या होता है, तत्कालिक लाभ ये होता है कि मौके पे विवाद रुक जाता है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, दोनों जो विषय होते हैं चाहे वादी चाहे प्रतिवादी, वहाँ मौके पे विवाद रुक जाता है और जो प्रतिवादी होता है वो तुरंत न्यायालय में जाके उपस्थित हो जाता है, मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने लगा। ना स्थगन ना करने से सिर्फ और सिर्फ मौके पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पहला पक्ष जो है लड़ता है, दूसरा पक्ष कहता है कि स्टे नहीं है, और जब ये बात थाने पे जाती है तो थाने पे बैठे हुए अधिकारी कहते हैं कि मैं क्या करूं, स्टे तो है नहीं जो है। तो प्रत्येक मामले में मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं भी कभी पीड़ित रहा हूं, तो किसी भी दावे में अगर आप स्थगन करते हो तो एक तो वहाँ मौके पे विवाद रुक जाएगा और प्रतिवादी तुरंत कोर्ट में जाके हाजिर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बात आ रहा है, कोई विवाद आ रहा है और आप उन्हें अगर मोटिवेट करते हैं कि आप इससे बातचीत करके जो है हल कर लीजिए, तो हो सकता है कि इससे आपकी कमाई पर असर पड़ेगा, क्लाइंट आपका आएगा, आपको फीस देता है, लेकिन जो पेंडेंसी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपका ये दायित्व है ना कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पेंडेंसी है ना, माना जा रहा है कि 4 करोड़ 5 करोड़ जो मुकदमे, करोड़ों में जो मुकदमे हैं, ये पेंडेंसी जो न्याय प्रक्रिया पर बहुत ही गलत असर डाल रहे हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये मध्यस्थता केंद्र, लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत, ये सब व्यवस्था की गई है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि जो वादी है और या प्रतिवादी है, अगर वादी चाहता है कि इस विषय पे सुलह हो जाए तो प्रतिवादी नहीं चाहता है, और प्रतिवादी अगर चाहता है कि सुलह हो जाए तो वादी नहीं चाहता है।
और वादी या प्रतिवादी के जो अधिवक्ता हैं, जो उनका क्लाइंट कहेगा वही करेंगे, वही अधिवक्ता करता है, करेंगे। और यही सत्य है, यही सत्य है। व्यवहारिक मतलब यही है, यही व्यवहारिक भाई सत्य सिद्धांत है। में चाहे जो कुछ भी हाँ, कोई बोल रहा है, हाँ। लेकिन लोग चाहते नहीं हैं कहीं कहीं से। क्योंकि जो क्लाइंट है, जो हमको उसने विश्वास पे रखा है, तो जो जैसा कहेगा उसी के हिसाब से उस चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा सामाजिक जीवन में, चूँकि आपका जो परिवेश रहा है, आपके पिताजी सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े रहे हैं और आप भी एक अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता भी, उसका भी एक सामाजिक जीवन होता है। तो वर्तमान समय में जो पारिवारिक व्यवस्था है, तो परिवार से जुड़ाव जो है वो कितना श्रेयस्कर है, कितना जीवन में आनंददायक है, क्या कहेंगे? ये भी आपका बड़ा सुंदर सामाजिक सवाल है, बहुत सुंदर प्रश्न है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि चाहे वो हमारा पुत्र हो, चाहे हमारी पुत्री हो, और सबसे पहली पाठशाला होती है घर की। और जो व्यवहार हम अपने माता पिता से करते हैं और जो बच्चे उस व्यवहार को देखते हैं, वही व्यवहार आगे चल के वो आपसे करते हैं कि हाँ, अगर जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। हाँ, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भी बच्चे उसी पद चिन्हों पे चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो है, अब कोई राक्षसी प्रकृति का पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो जाता है तो वो अलग विषय, वो कुल का विनाशक साबित होता है, वो अलग विषय है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि हम अगर दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। और लोग हमारी बात मानेंगे। और अपनी भारत की परंपरा रही है, भारत जो है संस्कार, संस्कृत, शिक्षा का जो मूल्य है पूरे दुनिया में नहीं है। और जो हमारी संतानें हैं, अगर हम अपना संस्कार, अपने विचार, अपनी जो मूल शिक्षा पद्धति है, अगर उनको हम प्रदान करते हैं, तो तभी हमारे जो है, जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तभी वो एक संस्कारवान बनते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक परिवार प्रबोधन का पूरे देश में एक संगठन का निर्माण किया है। और जो अपने सामाजिक मूल्य हैं, जो परिवार में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उनको पुनः जागृत करने का, पुनः परिवार को एक करने का कार्यक्रम जो है पूरे देश में चल रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैंने कई विषयों पे मैंने कहा भी है कि संस्कार, जो हमारा संस्कार है, हमारा संस्कार भारत परंपरा का संस्कार, लेकिन जब पूरे देश में आप एक दृष्टि घुमाएंगे तो जो हमारे महानगर हैं, चाहे बड़े महानगर हों चाहे छोटे महानगर हों, और हमारे संस्कारों को, हमारे संस्कृति को, हमारे शिक्षा को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो पश्चिम के संस्कारों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो और मुझे लगता है, मैं तो क्या नाम है, फिल्में कभी कभार देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि 2013 से मैंने फिल्में नहीं देखी। और फिल्म जो है समाज का एक बहुत बड़ा आईना है, लेकिन जब हमारी फिल्में पश्चिमी संस्कारों से युक्त होंगी और जब उसी फिल्मों को हमारे समाज के जो युवा वर्ग है जब वो देखता है, तो हो सकता है कि अच्छा सीखता है, बुरा भी सीखता है। लेकिन अपने के यहाँ माना जाता है कि बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है और अच्छाई जो है बहुत कम फैलती है। तो पश्चिम संस्कारों ने हमारे संस्कार, जो भारत की परंपराओं से युक्त है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मैं स्वयं, चाहे संघ के माध्यम से, चाहे अपने परिवार के माध्यम से, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मेरा विवाह हुआ 2017 में, तो
शादी का माहौल था, पूरे हर जगह जो है पटाखे फोड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो जब पटाखे की बात आई तो मैंने कहा कि नहीं, पटाखा नहीं फोड़ना है। ये हुआ क्यों? मैंने कहा कि वायु प्रदूषण फैलेगा और इससे जो है प्रकृति को नुकसान होगा, और वो जब क्या नाम है जितने केमिकल युक्त तो धुएँ रहेंगे लोगों को नुकसान करेगा। मैंने अपने शादी में पटाखे जो है नहीं फोड़े। और आजकल जो है शादियों में जो है डांस पार्टियां भी जाती हैं, मैंने भी उसको जो है बंद कराया। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा कि भाई जो पुत्री मंच, जो बिटिया मंच पे डांस करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं, भाई हमारे नज़र में वो हमारी बिटिया के समान है। मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं अपने विवाह में जो आज के आधुनिक परंपराओं से लैस हो रहे हैं, मैंने उसको सब तोड़ दिए। आजकल जो है रिसेप्शन का एक प्रचलन है। जो हमारे के यहाँ परंपरा थी कि जब बहुएं आती थीं तो घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, जो पटीदारी रिलेटिव की महिलाएं हैं, वो जाके देखती थीं और उसको कुछ भेंट देती थी और घर पे आती थी कि कहती थी फलाने की जो है बहू बहुत अच्छी है या फलाने का दुल्हन बहुत अच्छी है। लेकिन आज उसको आधुनिकरण में हम लोग रिसेप्शन के रूप दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे क्या हुआ कि भाई रिसेप्शन होगा, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमारी पत्नी जो है आज नहीं तो 5 साल बाद 2 साल बाद निकलेगी जो है तो लोग देखेंगे ही। तो हमको अपनी परंपराओं को जीवित रखना है। अगर हम अपनी परंपराओं को जीवित नहीं रखेंगे तो हम मिट जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताया है। और मैं चूँकि आप युवा हैं तो युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो युवा अधिवक्ता, जो लड़के आ रहे हैं विधि व्यवसाय के क्षेत्र में, उनको आप कोई संदेश दीजिए ताकि वो धैर्यपूर्वक अपने इस व्यवसाय को संचालित करें और भविष्य में एक बेहतर अधिवक्ता बन सकें। तो मैं एक छोटा सा संदेश चाहूँगा कि आप दीजिए अपने छोटे भाइयों को। जब मैं लॉ की पढ़ाई कंप्लीट किया और सिविल कोर्ट में आया तो आने के बाद चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते एक अलग हम लोगों का सिस्टम होता है, विचार होता है। तो मैंने शुरू से कहा, आज भी कहता हूँ कि अगर आप अधिवक्ता आप बन गए या बनने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रत्येक अधिवक्ता की सबसे पहले जो है ऑफिस होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि 10 से 5 आप सिविल कोर्ट में रहते हैं और उसके बाद सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, अगर कोई पीड़ित अपनी समस्या लेके आएगा तो कहाँ लेके आएगा? तो सबसे पहले प्रत्येक अधिवक्ता के लिए ऑफिस होने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु कि प्रत्येक अधिवक्ता को, चाहे वो सिविल की प्रैक्टिस करता हो, चाहे क्रिमिनल की, चाहे जो भी जिन विषयों पे भी वो प्रैक्टिस करता हो, उस विषय पे उसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर उसको याद रहने चाहिए। तो मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी चीज़, समाज में आज से नहीं प्राचीन काल से अधिवक्ताओं को बुद्धिजीवी समाज माना जाता है। तो हमारे आचरण से, हमारे संस्कार से और हमारे वाणी और व्यवहार से हमें लगना चाहिए कि हम एक सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे मतलब अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि लगे देखने में कि हम अधिवक्ता हैं। हमारा व्यक्तित्व ही परिचय दे कि मैं अधिवक्ता हूँ। बिल्कुल। और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे अधिवक्ता के छवि पे आ जाए। अच्छा, थोड़ा सा चलते चलते एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि साहित्य वगैरह में कोई रुचि आपकी रही है, कोई कविता विविता आप जो है हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए भाई। जो है बाबूजी जो है 2013 में, जब 13 में गए तो उससे पहले मैं कविताएं लिखता था, कुछ जो है अमृत वचन लिखता था, कुछ शेर शायरी जो है लिखता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तो, छूट रहा था। तो एक शेर सुनाता हूँ जो क्या नाम है मुझे खुद प्रेरणा देता है और मैं बार बार उसको कहता हूँ
कि वक्त का काफिला सामने से होकर गुजर जाता है। वाह, वक्त का काफिला सामने से होकर गुजर जाता है, व्यक्ति एक मंजर पर ठहर सा जाता है। वाह वाह, ऐ मेरे दोस्त, किसी के नाकामी पे ना हंसना, जाने वो इंसान कब संवर जाता है। कब समझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह, बहुत बड़ा संदेश जो है। ये देखिए, ये जो पंक्तियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत गूढ़ संदेश छिपे होते हैं। और कोई प्रेरणादायी लाइन जो है बताइए। और एक कविता थी जो बड़ी प्रेरणादायी थी, कुछ पंक्तियाँ याद है, मैं सुनाता हूँ। बताइए बताइए। कार्य बहुत है लेकिन जीवन कम। कार्य बहुत है लेकिन जीवन कम। हाँ, वाह, कार्य बहुत है लेकिन जीवन कम। सपनों का महल खड़ा है, उसको पूर्ण करने की देरी है। कार्य बहुत है लेकिन जीवन कम। जब तक सांसों में है सांसें, जब तक सांसों में है सांसें, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूर्ण करेंगे जो सपना हमने देखा था। तभी लेंगे अंतिम विश्राम हम। कार्य बहुत है लेकिन जीवन कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर कुछ लाइनें हमें भी याद आ गई हैं कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक उलट अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अपनी मेधा बल से। यानी जब हमारे अंदर क्षमता रहेगी, मेधा बल रहेगा, तो निश्चित रूप से हर समस्याओं का समाधान हम करेंगे, और जो जीवन कम है उसी सीमित जीवन में हम श्रेष्ठ कार्य कर लेंगे। राजीव जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बात किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को आपने बताया, और मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अवसर दिया हमें, और बहुत सी चीज़ें जो मन में चलती रहती हैं, जो निकल के नहीं आ पाती है, अवसर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।